नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता अंधेरे में। यह मुक्तिबोध की ही सर्वाधिक लंबी कविता नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य की यह सर्वाधिक लंबी कविताओं में से एक है। अब तक हमने इस कविता के 3 कक्षाएं इसकी हो चुकी हैं हमारी, यानी 3 भाग हम इसके देख चुके हैं। आज यह इसका चौथा भाग है और इसका छठा दृश्य है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जब भी आप किसी रचना को पढ़ें, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं अंधेरे में, तो अंधेरे में का जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से आप शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पूरी कविता से संबंधित जो मूल संवेदना होती है, जो पृष्ठभूमि होती है जिस पे कि वह कविता आधारित होती है, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी फर्स्ट वीडियो में आपको मिलती है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद पीछे की जो कथा है, जो कहानी है, जो कविता है, जो भी आंदोलन है, उसको समझने में आपको काफ़ी सहायता मिलती है। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो से देखना प्रारंभ करें और उसके बाद आप आज का यह भाग देखें। अब तक की जो कविता है उसमें हमने देखा कि मुक्तिबोध विभिन्न स्थितियों से व्याकुल होकर विभिन्न प्रकार के विचार की जो तरंगें हैं वो उनके मन मस्तिष्क में उठती रहती हैं, और वो इस प्रकार उठती हैं कि उनके समक्ष मूर्तिवान हो उठती हैं, साकार हो उठते हैं। उनके जो स्वप्न हैं वो उनके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और साकार हो उठते हैं। एक छोटी सी कहावत है, आप लोग भी बहुत सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा मैसेज, कि सपने वो नहीं हैं जो आप रात में सोते हुए देखें, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। तो यानी कि जिस व्यक्ति को कामयाबी चाहिए होती है ना, वो पूरी लगन, पूरी शिद्दत से उस चीज़ को कामना करता है। तो जो मुक्तिबोध हैं उनको देश प्रेम की जो भावना है, उनका जो देश के प्रति लगाव है, उनका जो सहृदय व्यक्तित्व है, इसीलिए उन्हें जो भयावह परिस्थितियां उस समय देश काल वातावरण की वो अधिक व्यथित करती हैं। व्यथित सबको करती हैं, लेकिन मुक्तिबोध को वो बहुत ज़्यादा व्यथित करती है। इसलिए निरंतर उनके मन मस्तिष्क में दृश्य उभरते रहते हैं और निरंतर चिंतन चलता रहता है। इन सभी सामाजिक विद्रूपताओं के बाद भी ये कहना पड़ेगा कि कवि ने बहुत अच्छे से इन चीज़ों का वर्णन किया है, यानी नकारात्मक चीज़ों का वर्णन भी बहुत ही कलात्मक ढंग से उन्होंने किया है। विभिन्न प्रतीकों और नए नए बिंब विधान के माध्यम से उस सबको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे समक्ष भी जैसे जैसे हम कविता को पढ़ते जाते हैं, दृश्य से उपस्थित होते जाते हैं। अब उसके आगे की जो कविता है, आगे की जो वर्ण विषय है, उसको हम आज की कक्षा में यहाँ देखेंगे। थोड़ा सा एक दो लाइनें हो गई थी और वीडियो बीच में कट गया था और वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया था वीडियो को। और क्योंकि देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए मुझे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैंने अपना नया ही चैनल स्टार्ट किया। एक्चुअली चैनल का नाम डाल के तो पहले बना लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं इस पर काम नहीं कर पा रही थी। अभी कुछ ही महीने मुझे हुए हैं, और जिस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और इन वीडियो को मेरे कहे बिना भी आप अधिक से अधिक जो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। निरंतर जो भी प्रगति हो रही है, तो उस सब के लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी वीडियो आरंभ करने से पहले। और आपसे कहना भी चाहूँगी कि देखिए, मुझे एडिटिंग वगैरह वीडियो की नहीं आती, मैं सीधे वीडियो बनाती हूँ, और किसी भी कारणवश अगर वीडियो कट जाता है तो वो चीज़ मेरी वहीं पे छूट जाती है। अब दोबारा इतना समय मेरे पास नहीं होता कि मैं उस पूरे वीडियो को 15-20 मिनट वाले वीडियो को, या 20 से थोड़ी सी लंबी कविता है, जल्दी से मैं सिलेबस कवर करना चाहती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा बनाती हूँ, उसको दोबारा मैं बोलूँ इतना समय मेरे पास होता नहीं है। तो इस कारण जैसा भी वीडियो बनता है या कहीं पे भी छूट जाता है तो मैं उसको वहीं से आपके लिए सेंड कर देती हूँ, यूट्यूब पे डाल देती हूँ। उसके आगे की जो है दूसरी वीडियो में मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब आप लोगों का काम यह है कि आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखें। देखिए, जो टिप्स मान लीजिए, ट्रिक्स मान लीजिए, आप लोग बहुत पूछते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ।
एक बार में एक चीज़ को कंप्लीट पढ़ के उठिए। यानी आपको जैसे मुक्तिबोध को आपने उठाया, तो मुक्तिबोध जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। जैसे भूल गलती पढ़ ली आपने, ठीक है, एक दिन में पढ़ ली, एक बार में, ठीक है। फिर जब आप ब्रह्म राक्षस पढ़ने बैठे तो ब्रह्म राक्षस का पहला भाग भी पढ़ें, 2 भागों में है, और दूसरा भाग भी पढ़ें, दोनों भाग देखें। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, आप स्टूडेंट लोग गलती करते हैं कि फर्स्ट भाग पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन आप दूसरे भाग तक पहुंचते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये गलती ना करें। इससे क्या होगा कि आपको सिलेबस जब आप लेके बैठेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हमारा इतना सिलेबस हो गया और इतना अभी हमारा बाकी है, ठीक है। दूसरा, थोड़ी बहुत कमियां मेरे वीडियो में रहती होंगी, मैं जानती हूँ कि रहती हैं, एडिटिंग संबंधी, जैसे कुछ आवाज़ें आना बीच, क्योंकि देखिए मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती। अभी जैसे मेरे लिए ये भी नया नया ही है तो मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती। हाँ, मेरा जो काम है ठीक है वो मुझे आता है, मुझे अपना सब्जेक्ट इतना थोड़ा बहुत इतना सा आता है, छोटी सी हिंदी की मैं भी विद्यार्थी रही हूँ तो थोड़ा बहुत आता है। अब आप लोगों को पसंद आता है तो ये तो आप लोगों के सद्भावना है मेरे प्रति। बाकी जितना भी थोड़ा बहुत मुझे आता है उसके माध्यम से मैं आपकी सहायता करने का प्रयत्न करती हूँ। तो इसलिए आप ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको इग्नोर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोक हित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया। किसको? अनुभव, वेदना, विवेक और निष्कर्ष रूपी जो मणियां हैं उनको खो में डाल दिया। वे खतरनाक थे। क्यों खो में डाल दिया? क्योंकि वो खतरनाक थे। खैर, बच्चे भीख मांगते, अगर ऐसा नहीं करते तो बच्चे फिर भीख मांगते। खैर कोई बात नहीं। आगे कवि कहते हैं, यह न समय है, यह समय नहीं है, जूझना ही तय है। अब निश्चित है कि जीवन से संघर्ष करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं रहा है। चुपचाप परिस्थितियों को सहने से या दबकर रहने से काम नहीं चलेगा। इनके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगी, यानी संघर्ष करना तय है। सीन बदलता है, अब दृश्य यहाँ बदलता है। सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर। अब ये एक दृश्य है जो जैसवाल शहर की स्थिति है तो उसका वर्णन करें। ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुम्बद, जो बहुत पुराना गुम्बद बना हुआ है, कत्थई कलर का उस पर पेंट हुआ है। सांवली हवाओं में काल टहलता है। सांवली हवाओं में कौन टहलता है? काल। काल यानी मृत्यु टहलती है हवा, सांवली हवाएं। सुना आपने आज तक? कलर के ये होंगे नए नए प्रयोग हैं। सांवली हवाओं का भी कलर तय कर दिया है। हवा का तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन मुक्तिबोध जी ने तय कर दिया है। यही तो इनके शिल्प की विशेषताएं हैं ना, कि इनकी आंखें सूंघती हैं। सांवली हवाओं में काल टहलता है, रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे। मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत क्या हैं? अब उनको हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि प्रकृति संकेत दे रही है। घड़ी के कांटे भी, घड़े की सुइयां भी उन्हें कुछ संकेत देती हुई सी लग रही हैं। मनस में गतिमान 4 अलग मतियां, मनस में गतिमान 4 अलग मतियां। खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी। तो जो उनके मन में उठने वाली 4 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है ना, जिसकी बहुत सारे, जैसा कि वैसे तो सत बुद्धि, सत, तम, रज, ये 3 गुणों के आधार पे हम चीज़ों को व्याख्यायित करते हैं, पर वो थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा, काफ़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी तो उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यही है कि उनके जो अलग अलग जो कोणों पे वो घूमती रहती हैं सुइयां, तो अलग अलग अर्थ उनको देती हैं। खम्भों पर बिजली की गर्दनें लटकी, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े, ख्याल कैसे हैं? बेचैन है ना, बेचैनी ख्याल उनके मन में, बेचैनी है, बेचैन ख्याल है। तो वो बिजली कह सकता है कि बेशर्मी से बिजली का बल्ब जल रहा है, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। घंटाघर तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके। अब वो विचारों रूपी जो पंख है ना, उनके क्या टुकड़े टूटे हुए हैं, बीट व तिनके। गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब और, मानो की इरादे भयानक चमकते। अब वो जो गुंबद के विवर में बैठे हो, खूब में होता ना वो कोटर टाइप जो है, या उसका जो नीचे का हिस्सा है या पक्षी बैठे होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो असंभव पक्षी ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कि वो कोई भयानक इरादे अपने मन में रखते हों। सुनसान चौराहा, बिखरी हैं गतियां, बिखरी है रफ्तार। चौराहा कैसा हो गया है? सुनसान हो गया है इस नरसंहार के बाद। बिखरी हैं गतियां,
बिखरी है रफ्तार, गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा। तो जो गश्त करने जो मिलिट्री यहाँ पे है ना, उससे ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट इच्छा उस सेना का रूप धारण करके यानी कि निकल रही है किसी विशेष इच्छा से, कि कोई भी मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं है, यही दुष्ट इच्छा है। भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक। अब जहाँ वो गश्त करता हुआ सिपाही घूम रहा है, अचानक ही सिगरेट सुलगाता है। तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती, पथरीली सरवट दिया सलाई की पल पल लौ में सांप सी लगती, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं ना कुछ हो। वह ताक रहा है संगीन नौकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा, जो चौक के बीच में एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता परंतु अड़ा है। अब वो देख रहे हैं, ये भयानक दूसरा दृश्य उन्होंने उपस्थित किया है यहाँ पे, कि किस प्रकार वहाँ पे टैंकों के दस्ते खड़े हुए हैं, किस प्रकार सिगरेट पी रहे हैं पुलिस वाले जो लोग हैं मिलिट्री के। ऐसा लग रहा है कि कोई गलत इच्छा वो अपने मन में दबाए हुए हैं। ये सब देखते देखते फिर क्या होता है, भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़। अब फिर वो वहाँ से भी भाग लिए दम साध के, भागती है चप्पल चटपट आवाज चांटों सी पड़ती, पैरों के नीचे का कीच उछल कर चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा ग्लानि की मितली। अब क्योंकि भाग रहे हैं, मितली उल्टी हो रही है, जब कीचड़ जब चेहरे पर अपनी छाती तक पहुंच गया है पैरों में तो उल्टी होती है, लेकिन इनकी कैसी है, ग्लानि की उल्टी। इनकी उल्टी जो कि हर शब्द में कई कई अर्थ हैं, कई कई भावार्थ हैं। ग्लानि की उल्टी, ग्लानि की उल्टी क्यों हो रही है, क्योंकि उनका मन ग्लानि से भरा हुआ है कि इन विपरीत परिस्थितियों में मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बस इन परिस्थितियों से बचकर भाग रहा हूँ, तो इसलिए ग्लानि है। गलियों का गोल गोल खो अंधेरा चेहरे पर आंखों पर करता है हमला, अजीब उमस बास यानी बदबू, गलियों का रुंधा हुआ उच्छ्वास, भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़। और फिर वहां से भी गलियों में से भी निकल कर भागे, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, चारों तरफ उमस की सी बदबू सी है, अजीब सी गलियां ऐसे रुकी रुकी सी हैं, जैसे सांस रुके होते हैं ना, बहुत छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां होती है, दम घोंटू स्थिति है, रुंधा हुआ उच्छ्वास है, दम घोंटू स्थिति में से निकलकर भागते हैं। धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते भय के, वो धुंधले धुंधले जो आकार दिखाई दे रहे हैं वो सामने क्या है, भय के प्रश्नवाचक चिन्ह है, या घर के प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कह नहीं सकता। आता है अकस्मात कोलतार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा। कोलतार का रास्ता कैसा है, गर्म नहीं है, अब ये कैसा, लंबा चौड़ा अंधेरे युक्त व ठंडा। बेचैन आंखें ये देखती हैं सब और, कहीं कोई नहीं है, नहीं कहीं कोई भी नहीं है। क्या देखती है, उनकी जो बेचैन आंखें, क्योंकि भागते भागते बिल्कुल व्यथित हो जाता है व्यक्ति, देखते हैं इधर उधर के कहीं कोई है तो नहीं। श्याम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही हैं। अब श्याम आकाश, काले आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें टमटमा रही हैं। टिमटिमाते हुए तारे, ऐसा लग रहा है कि आंखों से कोई संकेत कर रहे हों, उन्हें बार बार ये आभास हो रहा है कि कोई उनके साथ है। प्रकृति किसी न प्रत्येक माध्यम से, चाहे बरगद का पत्ता गिरे या तारों की ओर देखें, घड़ी की सुइयां वो देखें, तो उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई चीज़ तो उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। यानी पूरी कविता में एक रहस्यात्मकता व्याप्त है। चमचमा रही हैं मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछी हुई हैं ये परीक्षा में। मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। ढिबरी जानते हैं आप, लैम्प है ना, गांव में जब लाइट नहीं आती ना, तो ये जो बोतल होती है ना खाली शीशियाँ, तो उसमें ना एक लंबी सी वो बट के डाल लेते हैं डोरी, और फिर मिट्टी का तेल भर देते हैं और वो जलता रहता है, तो उसको कहते हैं ढिबरी। कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर, सपाट सूने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है, निसंग स्तब्ध जड़ी भूत। क्या देखते हैं वो, कोई ऐसा लगता है कि बीच रास्ते में से किसी ने खींच लिया, तो वहाँ पे क्या, तिलक की पाषाण मूर्ति यानी बाल गंगाधर तिलक की पत्थर की मूर्ति है, चौराहे पे लगी हुई है, स्तब्ध जड़ी भूत, जड़ स्थिर। देखता हूँ पर उसको, परंतु ज्यों ही मैं पास पहुँचता हूँ, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती है। अरे अरे यह क्या, लेकिन वो दूर से तो स्तब्ध एक जगह स्थिर है, लेकिन जैसे ही पास पहुँचते ऐसा लगता है कि वो पत्थर की मूर्ति तिलक की हिल रही है, और वो एकदम घबरा के बोलते हैं अरे अरे यह क्या।
कण कण कांप रहे हैं जिनमें से झड़ते नीले इलेक्ट्रॉन, सब और गिर रही हैं चिंगारियां नीली, मूर्ति के तन से झड़ते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते, इतने में यह क्या, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा, मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से, हाय हाय पितहो पितहो ओ, चिंता में इतने ना उलझो, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा चिंता क्या है। अब वो तिलक की मूर्ति भी, यानी कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर जब किसी बुरी दशा में होते तो कहते हैं ना कि अगर हमारे अगर पूर्वज भी देखते तो इतनी, भारत की स्वतंत्रता के बाद ये जो स्थिति उभरी है जिसका कि फर्स्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया, देखिए मैं उसको पूरा दोबारा नहीं कहूँगी क्योंकि समय आपका भी कीमती है और मेरा भी। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में अगर वो भी देखते तो फिर दुखी होते, है ना। अगर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, गांधी हैं, यानी जो भी बड़े बड़े महान महान हुए या जो भी छोटे भी जो भी क्रांतिकारी हुए, कहने का तात्पर्य यह है, बड़े छोटे से मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य कि जितने भी लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, अगर वो लोग भी उस स्थिति को देखते तो रोते वो लोग कि क्या हमने इस भारत माता के लिए, क्या हमने इन चीज़ों के लिए, इन स्थितियों के लिए इसलिए बलिदान दिया था ताकि अंग्रेजों से आज़ादी पाके और हम ये सब करें या ये सब दिन हमें देखने पड़े, तो रोते। अब वही कल्पना कवि कर रहा है कि भागते भागते वो एक चौराहे पे पहुंचते हैं, वहाँ बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि उस मूर्ति में से क्रोध के मारे, उग्र नेता थे उग्र दल के, क्रोध के मारे आंखों से चिंगारियां निकल रही है नीली नीली, उनका मस्तक, उनका जो रुधिर है, मस्तक फट गया है चिंता के मारे। होता ना ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाती है दिमाग में तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो वो स्थिति है, मस्तक में से रुधिर नाक में से निकल रहा है। तो इस तरीके से उनको महसूस कर रहे हैं और मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते हैं। फूल कैसे, बिजली के, इतने में आहा ललाट से, ये सब चीज़ें, खूनों से उनका अंग रखा भीगा हुआ लगता है मुक्ति बोध को, अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोशी फूट पड़े। हाय हाय पिता पिता, अब पिता पिता यानी वो पिता के समान पूजनीय है, तो वो कहते हैं हाय हाय पिता, चिंता में इतने ना उलझो, आप इतनी चिंता मत करो, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा। चिंता क्या है, कहते हैं कि हम आपके जो प्रतिनिधि है, हम नवयुवक हैं, हम अभी जिंदा हैं, इतनी चिंता मत करो। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका रुआसा सा होता, देह में तन गए करुणा के कांटे। क्या करते हैं वो, अचानक ऐसा जब लगता है तो उस मूर्ति के पैरों को पकड़ लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, रुआ से हो जाते हैं और उनकी करुणा के कांटे जो हैं, करुणा उनके हृदय में आती है और करुणा कांटे के समान चुभने लग जाती है। छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती है नीली बिजली की चिंगारियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब, इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़, कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त। इतनी ज़बरदस्त फिक्र उनको हो रही है कि उनकी छाती में ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है, सिर में धड़ धड़ की आवाज़ आ रही है, कट रही है हड्डी और अपनी आत्मा में लहू रिसता हुआ मुक्ति बोध को लगता है। विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा वसूला। रंदा जानते हैं आप, वो फर्नीचर वाला जो ये होता ना, ये कारपेंटर जो काम करता है लकड़ी वाला, उसके पास होते हैं ये औजार, रंदर, वसूली, वसूला, ये सब उसे गुस्सा मारते हैं ना रंदा, तो वो। विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा वसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है, इतने में आसमान कांपा, वह धाएं धाएं बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोओं सी गलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। क्या हुआ, अब ऐसे लग रहा था, अब जो मूर्ति का दृश्य उन्होंने देखा तो उसने ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनके आत्मा को छीले दे रहा है, उनके हृदय को कोई छीले दे रहा है, अपने आप को, उनको, उनके व्यक्तित्व को छीले दे रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा था। तभी आवाज़ आती है, वो कुछ कोई जिद उनके अंदर जाग उठती है कुछ करने की, कुछ, लेकिन तभी बंदूक की आवाज़ आती है, धाएं धाएं, और डर के गली में छुप के वो बैठ जाते हैं सोचने विचारने के लिए, क्योंकि थक गए, दौड़ते दौड़ते बैठ जाते हैं।
अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही दूर तक। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ। अब कोई रोने की सी उनको आवाज़ आती है, कांपी सी, है ना, पशुओं की सी, इस तरीके से पार्श्विक जैसे बुरी तरीके से कोई रो रहा है, चीख रहा है, भयानक वेदना के स्वर आते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि देखता क्या हूँ सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है, सहसा बाल बिखरते दिखते हैं कान की, फिर मुंह खोलता है, वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो ... विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी इस तरह पंगु, आश्चर्य। अब वो क्या देखते हैं कुछ कि समझ गए, यानी कि वो गांधी जी को अपने विचारों में, अभी तिलक को देख रहे थे, अब गांधी जी को विचारों में देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके मन में यही आती है बात कि क्या इसी दिन के लिए, मतलब अगर ये महापुरुष होते तो ये क्या सोचते, ऐसी कभी कल्पना कर रहा है। अब उन्हें गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंगु, निसहाय। उन्हें आश्चर्य होता है कि वो गांधी जी जो इतने सशक्त थे, जिन्होंने तख्ता पलट कर दिया अंग्रेजी हुकूमत का, वो भी इन परिस्थितियों में असहाय से उन्हें लग रहे हैं। नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदल कर करते हैं चुपचाप, सुराग सखी रखी रसी सी कुछ। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। अब देव को सम्मुख, यानी इतने महान देवता के समान व्यक्ति को सामने पाकर मैं दीन हो जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे बिजली का सा झटका लगता है और गांधी जी कहते हैं, हट हट, भाग जा, हम गए, हम तो गुजरा हुआ जमाना है, लेकिन तू आगे बढ़। किंतु मैं देखा उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही है, शब्दों में गुरुता, यानी शब्दों में अभी भी वजन है, वजनदार आवाज है, महानता है, बड़ी है, बड़प्पन है, उद्दात है। वे कह रहे, दुनिया ना कचरे का ढेर है कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे तो उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई कचरे का ढेर नहीं है कि कोई उस पर दानों को चुगने के लिए कोई भी कुक्कुट और कोई भी मुर्गा बांग देगा और कोई मसीहा बन जाएगा उठकर। वे कह रहे, मिट्टी के लौंदे में किरगीले कणकण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव है भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए। मैं उद्विग्न हो गया। उन्होंने कहा कि जनता के गुणों से ही संभव है भावी का उद्भव, यानी भविष्य का जो उद्भव है, भावी यानी जो होने वाला है, भविष्य का जो उद्भव है, जो विकास है, वो सब किससे, जनता के गुणों से ही संभव है। मिट्टी के लौंदे में करगीले कण गुण हैं। ये जो हमारी भारत भूमि की मिट्टी है, इसके जो मिट्टी से ही तो देखो हमारे शरीर भी तो मिट्टी के ही बने होते हैं, अंत में मिट्टी में ही मिल जाते हैं, पंचतत्व से बनते हैं और पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। तो करगीले कण गुण हैं, इन मिट्टी में बड़े गुण है भारत की मिट्टी में। और जब जनता उठेगी, उठ खड़ी होगी, तभी भावी का उद्भव संभव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कचरे के ढेर पे बैठ के कुक्कुट मुर्गा बांग दे और कोई अचानक ही मसीहा आ जाएगा और वो इन दुख दर्दों से जनता को उबार लेगा। कहने का तात्पर्य है, यहाँ मुक्ति बोध ने समस्या भी बताई है और उसका समाधान भी बताया है गांधी जी के माध्यम से, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई मुर्गा बांग दे और मसीहा प्रकट हो जाए। नहीं, स्वयं को प्रयत्न करना होगा। इसका एक भावार्थ ये भी हम लगा सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में, इससे हम क्या सीख सकते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई विपत्ति है, तो उस पर रोने से, उसका दुख मनाने से काम नहीं चलेगा। हम और आप देखिए, स्टूडेंट जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, किसी को आर्थिक समस्या होती है, बहुत सारे विद्यार्थी है, भाई बहन है, वो पारिवारिक परिस्थितियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मानसिक कष्ट भी होते हैं। बहुत जीवन में ये थोड़ा सा ऐसा काल होता है, इसमें दोस्ती है, परिवार है, हर छोटी छोटी सी चीज़ बुरी लग जाती है, कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं, ऐसा नहीं है कि कोई मसीहा आएगा, एक आपको जादू की गुट्टी कोई पिलाएगा और समस्या सॉल्व हो जाएगी, नहीं।
स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। अभी हम सब लोगों ने महाभारत देखी, उसमें जो कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन कर्म करो। तो यही प्रेरणा गांधी जी देते हैं कि जनता के गुणों से ही संभव है भावी का उद्भव। आगे वो जाने क्या कहते हैं, मैं नहीं सुन पाता, मैं अति उद्विग्न हो जाता हूँ। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य अद्भुत ये शिशु कैसे मुस्कुरा, उस द्वितीय पुरुष ने कहा। तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। एक बच्चा है उनकी बाह में जो उसे देते हैं, वो मुस्कुराकर वो द्वितीय पुरुष वो लेखक कहते हैं कि आश्चर्य अद्भुत ये शिशु कैसे आ गया आपके पास, तो वो चुपचाप सोया हुआ था ये मेरे पास, अब तुम इसे संभालना, इसे सुरक्षित रखना। ये कह के उस शिशु को वो गांधी जी, नाक पे चश्मा, हाथ में डंडा, तो वो उस शिशु को दे देते हैं उनके हाथ में। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। अब वो क्या कहते हैं, अब मैं कुछ कहने को हूँ, इतने में कुछ दिखता ही नहीं है और अंधेरे का चारों तरफ फैलाव हो जाता है। पूरी कविता में अंधेरा शब्द बार बार आया है। और अंधेरा आशंका का दीप, इसका पूरा नाम था अंधेरे में आशंका के दीप, और पूरी कविता में एक आशंका सी ही कवि के मन में लगी हुई है। बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। ठीक है, तो बच्चा छोटा है, प्यार भरा उसका स्पर्श है, कोमल है, किंतु भार का गंभीर अनुभव हो रहा है कि किसी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। भार का गंभीर अनुभव हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी ने मुझे सौंप दी है। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, आकाशी तारों के साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जा रहा हूँ फासलों की खोहों की तह में। कहाँ जा रहे हो? अब वो सब चीज़ें करते हुए सोचते सोचते भावी की गंध, भविष्य की जो सुगंध है, यानी भविष्य के बारे में सोचता हुआ आकाश के तारों को साथ लिए निरंतर चलता जा रहा हूँ खोहों की तहों में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे यह स्वर अतिशय परिचित। अचानक ही वह शिशु रोने लगा। अब वो कहते हैं यार अरे अरे ये तो बहुत ही परिचित स्वर है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप में से कोई सोच सकता है कि वो शिशु क्या है? इतना सारा हम पढ़ के आए हैं, तो गांधी जी जो शिशु दे रहे हैं या कवि जो कल्पना कर रहा है, ये शिशु क्या हो सकता है? अगर आपको समझ में आ रहा हो, पहले ही अगर मेरे बताने से पहले समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था, उसमें तो स्फोटक शोभ का आएगा। गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर, मुझे डर यदि कोई वह सुर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ, बहुत दुलारता हूँ समझाने के लिए, तब गाता हूँ गाने, अधभूली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ मैं। जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूँ, आत्मा है गीली आंसुओं से, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी है द्युतिमान मणियाँ, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें। अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प अनुभवों में डूबे हुए वो संकल्प ले रहे हैं। और ये संकल्प क्या है? यानी सब परिस्थितियों को पार करते हुए कभी एक नया संकल्प ले रहा है। और ये संकल्प कैसे हैं? चलते हैं साथ साथ अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ। अब वो शिशु को पाकर, उस जिम्मेदारी को पाकर कुछ संकल्प लेते हैं और आगे अंधेरी गलियों में रास्ते ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ। और अब उसके स्थान ही पर मात्र है सूरजमुखी फूल गुच्छे, उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाशित विकिरण। कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण कण। भाई वाह यह खूब। थोड़ी देर में क्या होता है कि वो लगता है कि वो शिशु भी गायब हो गया और सुबह हो जाती है, चारों तरफ किरणें खिलने लगती है। यानी अंधेरे में वो बहुत कुछ उन्हें सोचते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ वो शिशु भारत माता भी हो सकती है, वो शिशु स्वतंत्रता भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें वो सोचते विचारते चले जा रहे हैं जिम्मेदारियों का भार सा लेके। तो अब वो कहते हैं ना गांधी जी कि हम तो गुजरे जमाने हो गए, आगे अब तुम्हें संभालना है इस भारत माता को, इस स्वतंत्रता को, इस जनता को।
तो युवा पीढ़ी को संभालना है। तो यही सब कर सोचते सोचते सुबह सी हो जाती है। इतनी में गली एक और आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता, जीना है अंधेरा, कहीं कोई डिबरी सी टिमटिमा रही। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे बेगुच्छे, क्या हुए कहाँ गए, कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा, और ओह हो बंदूक आ गई, वाह वाह वजनदार राइफल, भाई खूब। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है, झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टंगे हुए सितारे, फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला है सामान, बीच में कोई जमीन पर पसरा, फैलाए बाहें ढह पड़ा आखिर। मैं उस जन पर फैलाता टॉर्च की, यह क्या खून भरे बाल में उलझा है चेहरा, भौहों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कत्थई धारा, फूटा है चश्मा, नाक है सीधी, ओफो एकांत प्रिय यह मेरा परिचित व्यक्ति वही है। हाँ, सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था, गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था। पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलाता था अपना असंग अस्तित्व, सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने सुचितर विश्व के मात्र थे सपने। ये तो सुकुमार जो मानवीय हृदय हैं उनके अपने सुचितर यानी कल्याण में पवित्र विश्व के सपने मात्र थे। स्वप्न व ज्ञान व जीवनानुभव जो हलचल करता था रहते। अब जो स्वप्न है कवि के, जो सब कवि ने ज्ञान प्राप्त किया है, जो जीवन अनुभव है, वो सब उसके दिल में रह रहकर हलचल कर रहे हैं। किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो, शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। देखिए ये पंक्तियां हैं, ये ब्रह्म राक्षस कविता आपने पढ़ी है ना, तो देखिए जो वो महसूस कर रहे हैं ना, वो सभी कविताओं में, ऐसा नहीं है कि मात्र किसी एक ही कविता में किसी को भी दे नहीं पाया था, वह तो अपने अनुभवों का, अपने ज्ञान, अपने स्वप्नों का जो कुछ भी उसको मिला था परिणाम में, वो कुछ भी समाज के लिए नहीं दे पाए। किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह बधिकों के हाथों। लेकिन उन्होंने वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी मैंने लोगों में फैलाया ही नहीं था, दे ही नहीं पाया था, लेकिन ऐसा संदेहास्पद क्यों समझा गया, मारा गया वह शिकारियों के हाथों। मुक्ति का इच्छुक तृषार्थ अंतर, मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा अपने में द्युतिमान, उनका यों बध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवन आदर्श, इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई। यानी ये गांधी जी की मृत्यु पर भी एक तरीके से शोक व्यक्त करते हैं कि एक युग मर गया, उन्होंने ऐसा क्या करा, वो तो केवल मुक्ति के तीव्र आकांक्षी थे, उन्होंने तो मुक्ति के यत्न किए हमेशा निरंतर, भारत माता को मुक्त कराने के लिए हमेशा यत्नवान रहे, वो तो सबके प्यारे थे, अपने में ही द्युतिमान प्रकाशित थे, उनका यों बध हुआ, क्यों हुआ ये सब, मर गया एक जीवन आदर्श, और वो अपने जीवन के आदर्शों के साथ खत्म हो गए, एक युग मर गया, ये सब क्यों हुआ, यही विचार करते हैं गांधी की मृत्यु का। इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई, इतने में ही ऐसा लगता है कोई मुझको चिढ़ा रहा है। सवाल है मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सब ओर, अब अपनी आत्मा उन्हें चोट कर रही है कि तुम अब तक क्या करते थे, इधर उधर भागते फिर रहे थे। फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर मकसद चित वेदना भास्कर। जरूरी है कि मैं नए नए दोस्त बनाऊं, नए नए सहचर घूमूं, थोड़ा खोजूं, कुछ पाऊं, कुछ शोध करूं, सकर्मक क्रियाशील कुछ काम करूं। जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा, पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। जो वेदना का भास्कर यानी उतर सूर्य सतचित सचित्ता सद्वृत्तियों से युक्त चित्त में वेदना का तीव्र सूर्य जल उठा। तभी वो जीने से सकर्मक यानी कुछ करने के लिए उद्यत होते हैं, जीने से उतरते हैं कि मशीनों से मतलब कोई उन्हें मशीन सी में उसको पकड़ लेते हैं, भयानक आकार उन्हें घेर लेते हैं, और मैं आतताई सत्ता के सम्मुख खड़ा होता हूँ। एक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ भयानक सनसनी, पकड़कर कॉलर गला दबाया गया, चांटे से कनपटी टूटी कि अचानक त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी, कानों में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन, आंखों में तैरी रक्तिम तितलियां, चिनगियां नीली, सामने उगते डूबते धुंधले कुहरिल वर्तुल, जिनका की चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता। वर्तुल होते ना, एक के ऊपर एक गोला गोला सा, आप ऐसे 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 घुमाते घुमाते वो बड़ा होता जाता है, केंद्र पे ऐसे फैलता जाता है, उसी तरीके का वर्तुल।
चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता, उस फैलाव में दिखते मुझको धस रहे गिर रहे बड़े बड़े टावर, धुंधराला धुआं गेरुआ ज्वाला, हृदय में भगदड़, सम्मुख दिखा उजाड़ बंजर टीले पर सहसा, रो उठा कोई, रो रहा कोई, भागता कोई सहायता देने, अंतर तत्वों का पुनः प्रबंधन और पुनर्व्यवस्था पुनर्गठन सा होता जा रहा। अब ये स्थिति आ गई कि अचानक ही किसी ने उन्हें पकड़ लिया, बांध लिया बंधन में। तभी उन्हें ऐसा लगता है, वो चाहता कि जैसे उनके अंतर मन में जो तत्व हैं वो ही पुनः प्रबंधन कर रहे हैं, पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, पुनः गठन उनका होता जा रहा है। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे के स्याह सिफर में, शून्य में टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला, देखा जा रहा मस्तिष्क यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी शिरा में कौन सी धक धक। ऐसा लग रहा है जब उनको पकड़ लिया कि जैसे ये लोग है ना सत्ता मस्तक को ही पकड़ लिए, यानी विचारों को, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, सरल शब्दों में मेरे को उसका हनन हो रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार दबाना चाह रही है लोगों के मस्तिष्क, विद्वानों के मस्तिष्क खोल खोल के चेक कर रही है कि इसमें है क्या, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे हमारी इस आतताई सत्ता के जो शासन है इसमें खलल पड़े, कोई हमारा विरोध कर रहा हो। कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी, कहाँ है पश्चात कैमरा, पीछे वाला कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते हैं, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ शोभक स्फोटक सामान, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलगर अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते हैं। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा, और इस टुकड़ी का सरगना कौन है? आत्मा ही तो हमारी समस्त कार्यों की सरगना है ना, जो ये मन मस्तिष्क में जो कार्य होते हैं, हृदय के अंदर जो विचार है, इनका मुखिया कौन है? आत्मा। और मैं सुनता हूँ चिड़ी हुई ऊंची खिजियाई आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, स्क्रीनिंग करो। क्रॉस एग्जामिनेशन हिम थॉरोली, यानी विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके सत्य को जान लेना चाहते हैं। मस्तिष्क की एक एक बात जो हृदय में है उसको जान लेना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसे विचार तो हृदय में नहीं पल रहे जो हमारी सत्ता के लिए खतरनाक हो। सब कुछ जान लेना चाहते हैं। चाबुक चमकार पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कुड़ई धारा को गहरी छन छन, थर थर तारों को इसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, मेरा मन यह जबरन उनकी छोटी सी कड्ढी गठन बांधता सख्त व मजबूत, मानो की पत्थर जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर। लेकिन भारी तो घाव दे सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ पाते। धूल में बिखरा देता है उसको। मन ये हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू मात्र में बिजली। यद्यपि खो में खूंटे बंधा हूँ, दैत्य हैं आसपास, फिर भी बहुत दूर मीलों के पार वहाँ गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की। पूरी फैंटेसी रूप में कविता है। तो विभिन्न तरह के क्रियाकलाप उनके चल रहे हैं। मानसिक तौर पे जेल में है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में मेरी सोच जीवित रहेगी। जो मैं लिखे आया हूँ वो लिखा हुआ, यानी वो पत्र जो मैं लिख के आया हूँ, जो कुछ भी मैंने पुस्तकों में लिखा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में अवश्य जीवित होगी। कोई ना कोई उससे अवश्य अवगत होगा। समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल, हम कहाँ नहीं सभी जगह हम निजता हमारी। भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के ज्वाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्ती, बाहर बाहर धूल सी भूरी जमीन की पपड़ी। अग्नि को लेकर मस्तक हिम्मत, उग्र प्रवंचन लेकर उर यह बिल्कुल निश्चल, भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। यानी इतना सरल नहीं है लक्ष्यों के पथ पर चलना। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? भीतर भीतर बिजली के तार जीवित रहना पड़ता है। विचारों को बिजली के तारों के समान, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी उलझी हुई है। अग्नि को लेकर भी मस्तक को कैसा रहना होता है? अग्नि को लेकर मस्तक हिम के समान, बर्फ के समान मस्तक को रखना पड़ता है।
उग्र प्रवंजन लेकर उर यह बिल्कुल निश्चल, ऐसा लेकर उतना उग्र सब सामान के होने के बाद, उग्र विचारों के होने के बाद भी बिल्कुल निश्चल रहना पड़ता है। भीषण शक्ति को धारण करके भी आत्मा की पोशाक को दीन में मैली रखना पड़ता है, विचित्र रूपों को धारण करना पड़ता है, तब यह जीवन चलता है लक्ष्यों के पथ पर। यानी विरोधाभासी जो चीजें हैं, विरुद्धों का सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तब यह जीवन लक्ष्यों के पथ पर चलता है। या तब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं जब हम विरुद्धों का सामंजस्य बैठा लेते हैं। अग्नि और हिम दोनों विरोधी चीजें, उग्र प्रवंजन बिल्कुल निश्चल, ये भी इसमें भी विरोधाभास है। भीषण शक्ति और दीन व मैला, दीनता को धारण कर सकती है क्या भीषण शक्ति कभी भी दीनता को धारण नहीं कर सकती। लेकिन ये सारे जो विरोधी परस्पर चीजें हैं, इन सबको सामंजस्य बिठाकर ही तो जीवन के पथ पर चलते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जितनी भी समस्या हैं, घर की, बाहर की, इधर की, मन की, मस्तिष्क की, सबको सुलझा के, सबका सामंजस्य बैठाते हुए हमें निरंतर पढ़ाई करनी है, तभी तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे ना। ठीक है, अब घर में बहुत सारी काम हो सकते हैं, लॉकडाउन हो गया, जॉइंट फैमिली है, सब लोग आ गए, ये भी अब ये सोच कर मैं बैठ जाऊं कि भाई नहीं मैं नहीं कर रही, मेरे पे तो टाइम नहीं है, मुझे तो घर का काम करना है, बच्चे की जिम्मेदारी, तो ये सब करके ना करूं मैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि मुझे करना है, मुझे आपके लिए वीडियो डालना है, आपके लिए जो मैंने वायदा किया है अपने आप से, आपसे भी ज़्यादा जो अपने आप से वादा किया है कि अब इन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकलना ही है, अपने आप के लिए भी कुछ करना है, तो फिर यही समय, ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि हम पारिवारिक जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं या कोई मसीहा हमारे पास आके हमारे दुखों का हरण कर लेगा। मार्ग हमें ही निकालना होगा। इसीलिए जैसा कि मैं अभी आपका सोच रही हूँ कि अंधेरे में कविता को मैं कंटिन्यू आपको करवा के इसको पूरा कर दूँ, उसके बाद ही कुछ नया शुरू करूँगी। तो अभी मैं जो टेस्ट पेपर आपके लिए डाल रही थी उस सीरीज को मैं वहाँ बंद कर रही हूँ, पहले अंधेरे में कविता मैं आपको पूरी करवाऊँगी। ठीक है, मैं निरंतर आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और आप भी निरंतर मेरे लिए मेहनत करिए, अपने लिए करिए। ठीक है ना, मेरे लिए ना किसी के लिए। यदि आप कुछ जीवन में बन जाएंगे तो सबसे ज़्यादा भला आप अपना करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें लग रहा है संभालने पे भी नहीं संभल रही हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को संभालिए, उसके बाद चीज़ों पे जब आप अपने आप को नहीं संभाल पाते तो फिर बाकी चीज़ें भी आपके हाथ में नहीं रह जाएंगी। तो सबसे पहले स्वयं को संभालिए, अपने लिए कीजिए। ठीक है, तो ध्यान बिल्कुल अपनी तैयारी पे रखिए। बाकी जो भी देश काल में चल रहा है न्यूज़ के माध्यम से अवगत होते रहिए, लेकिन तैयारी में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। लॉकडाउन ख़त्म होते ही बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके सामने बाहें फैलाए खड़ी हैं और तो उसमें से आपको चुनना है। बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं तो आपको मैं निश्चित तौर पे नहीं बता सकती। बस आप ये मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा बहुत सारी अवसर आपके सामने बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। अगर आप रुक गए तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो लोग निरंतर चल रहे हैं वो पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो निरंतर चलना है, रुकना नहीं है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको, क्योंकि यदि वीडियो के समय पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ हमारा छूट जाएगा। चलिए देखते हैं। रिहा, अब जेल से रिहा हो जाते हैं, मुक्ति बोध। छोड़ दिया गया मैं, कोई छाया मुख अब करते हैं पीछा, छाया आकृतियां न छोड़ती हैं मुझको, जहां जहां गया वहां भौहों के नीचे के रहस्य में छेद मारते हैं संगीन, दृष्टि की पत्थर चमक है पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिवंती श्याम चमेली। अब होता क्या है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, पीछे जासूस से छोड़ देते हैं कि ये कहाँ आ रहा है, नज़र बंद कर देते हैं, वैसी स्थिति वो महसूस करते हैं। भौहों के नीचे के रहस्य में है छेद मारते हैं संगीन, दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब स्याह सिवंती और श्याम चमेली। यानी सब कुछ अंधेरा, सब कुछ काला। सवलाए कमल यानी सांवले से कमल जो खोहों के जल में भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। यानी प्रकृति के सारे उपादानियां कवि को श्याम वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, सब अंधेरे में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो देश के वातावरण है उसमें उजाले जैसा कुछ भी नहीं है,
सब कुछ अंधेरा में डूबा हुआ है। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी। लेकिन फिर भी आशा मरी नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्षितिज में कहीं दूर सफेद नीले मोती कलर के चंपई फूल गुलाबी, चंपा के गुलाबी गुलाबी फूल उन्हें दिखाई देने लगते हैं। उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते हैं और अकस्मात ही हाथ उन अग्नि रूपी फूलों को समेटने लगते हैं, उस उजाले को भरने लगते हैं स्वयं में। मैं उन्हें देखने लगता हूं एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूं। रश्मि विकिरण ऐसे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण। अब इतनी सब विपरीत स्थितियों के बाद भी जिजिप्सा जीवन के प्रति खत्म नहीं हो रही है। संघर्ष पथ पर चलते हुए कभी ऐसा लगता है क्षितिज पे जैसे कोई उजाला है। मृग तृष्णिका होती, मृग मरीचिका होती है ना, कि हिरण को लगता है कि रोशनी जब पड़ती है कि वहाँ उस मृग मरीचिका के ही सहारे जीवन, तो ऐसे ही आशा है उनको, आशा है कि दूर क्षितिज पे कहीं प्रकाश आ रहा है। इस अंधेरे में पूरी हिम्मत के साथ एक बार वो पुनः उठ खड़े होते हैं कवि परिस्थितियों से सामना करने के लिए। अचानक ही उन्हें अपने अंदर एक विचित्र सी स्फूर्ति महसूस होती है। जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थरों को चुनकर वो बिजली के फूल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी जो रश्मियां निकलती हैं, वह किरणें निकलती हैं, उससे मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण। रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे भी, और इतना उजाला वो करते हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे भी। बिजली के फूलों की भांति ही यत्न है ये भी, किंतु असंतोष मुझको है गहरा। शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत। किंतु मुझे यह गहरा संतोष हो रहा है काव्य कि शब्दा की जो अभिव्यक्ति है उसका अभाव है, उसको अभाव है, क्योंकि शब्दों की अभिव्यक्ति वो नहीं कर पा रहे हैं अपने अंतर्मन के अनुसार, क्योंकि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेज सक्रिय पर अतिशय शीतल। मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको। मेरे पास ना रंग है बिजली का गौर की, भीमा काय हूँ मेघ में काला, परंतु मुझको है गंभीर आवेश अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। कवि कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली के समान कोई बहुत उजाला ऐसी कोई चीज हो। मैं तो भीमाकार मेघ, बादल के समान काला और भयंकर भीमाकार बहुत बड़ा मेघ हूँ, बादल हूँ, लेकिन मुझ में गंभीर आवेश है, अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। और कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा एक अथाह स्रोत है जो निरंतर प्रेरणा मुझे दे रहा, अथाह स्रोत है प्रेरणा का। अरे इन रंगीन पत्थरों फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, इन सब ये जो बेकार के जो उपादान है इनसे मेरा काम नहीं चलेगा अभिव्यक्ति करने का। क्या कहूँ, मस्तक कुंड में जलती सतचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मेरे मस्तक कुंड में ऐसा रहता है कि कोई सच्चित वेदना सच्चाई के साथ, थोड़ी सी गलती के साथ, वो सच्चाई के साथ जलती रहती है। वह गलती मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात जलती रहती है, और मस्तक की शिराओं में तनाव के कारण दिन रात खिंचाव रहता है, तनाव रहता है। मन मस्तिष्क में उनके बहुत ज्यादा परिस्थितियों के प्रति तनाव है जो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि देखिए अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इसको हमने विस्तार से पढ़ा है कि उनकी किताबों को भी जब्त कर लिया था। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे मेरे को पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है कि मस्तिष्क में से इस तरीके से विचार पूछ रहे हैं प्रश्न उनसे कि कहीं उनके मस्तिष्क में से कोई ऐसा गंभीर खतरनाक प्रश्न तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है जो हमारे खिलाफ हो जाए, तो सत्ता उनको दबाने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कवि बहुत हिम्मत वाले हैं, आशावान हैं। इतनी में तो कोई भी व्यक्ति टूट जाता, आत्महत्या कर लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के सभी कष्टों को सहते हुए देश समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करते हुए अभिव्यक्ति करने के लिए फिर उठ खड़े होते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता एक अरुण कमल, एक ले जाने उसको धंसना ही होगा।
अब कवि कहते हैं कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दिसंबर 2007 के सेकंड प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं, जून 2013 के थर्ड प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं, जून 2008 के सेकंड प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं, और उसके बाद भी जो 17-18 के ये जो प्रश्न पत्र हैं इनमें भी लगातार ये पंक्तियां पूछी जा रही हैं। विभिन्न परीक्षाओं में, न केवल नेट परीक्षा बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, आप मेंस का जो सिलेबस है आपका स्टेट लेवल का, यूपीएससी का, उसमें भी ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। कविता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं यह पंक्तियां। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, इसके आगे की कविता को हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, और जो छूट गया उसको आप कवर मेरे साथ साथ चलते रहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ छूट गया तो उसको आप अपने स्तर पर प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक करते रहिए, उसको साथ साथ चलते रहिए निरंतर, और हम लोग अवश्य सफल होंगे। सदैव आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, सीमा जी ने पूछा था छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सीमा जी मैं ये कहना चाहूँगी आपने कि एक तो मेरे पास उसका सिलेबस है नहीं, अभी मैंने थोड़ा सा गूगल पे समय मिला तो देखा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, तो वो नेट में भी अगर आपने पढ़ा है तो वही है, उसमें तो कुछ बदलाव है नहीं, और ये भूल गलती ये सारी लगी हुई हैं। हाँ, आज्ञे जी की कुछ कविताएँ उसमें लगी हुई हैं, तो वो मैं चेक करती हूँ, अगर मेरे पास उपलब्ध है तो वो मैं आपको करवा दूंगी। और बाकी देखिए, ये नेट का सिलेबस इतना विस्तृत है कि इसके बाद कुछ छूट नहीं पाता, और ये तैयारी नेट परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी हो रही है। ये मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि हमारा लक्ष्य, अंततः लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नेट परीक्षा बस साधन है, साध्य नहीं। प्रोफेसर है ना साध्य, तो दोनों की तैयारी साथ साथ चल रही है। उतना ही स्तरीय पेपर नेट का होता है और उतना ही स्तरीय पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जब तक कुछ नया उसमें, देखिए बहुत कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अधिकतर लोग, अब आगे की जो कविताएं छत्तीसगढ़ वाले में लगी हुई हैं, नेट में नहीं लगी हुई, तो अगर मैं वो करवाती हूँ तो इन लोगों का थोड़ा सा उसमें, चलिए पर मैं करवाऊंगी आपको। और आपके जो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखने के लिए बोलिए। थोड़े से कुछ स्टूडेंट हो जाए मेरे पास जो छत्तीसगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, तो फिर मैं आपको वो भी करवाऊंगी, ठीक है। और ये भी आपके लगा हुआ है, तब तक आप इसको करते रहिए, और सभी लोग प्लेलिस्ट देखते रहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास जो पूरा मैंने करवाया है आपको छोटी सी पुस्तक के माध्यम से, उसे बार बार देखते रहिए। भले ही आपने नेट परीक्षा पास कर रखी हो, लेकिन कई बार चीज़ें भूल जाते हैं तैयारी न करने के कारण, प्रैक्टिस ना करने के कारण। और उसमें जो पंक्तियाँ दी गई हुई हैं उन पुस्तकों में, वो बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि आज वंशिका जी का भी अभी मैसेज में पढ़ रही थी, तो आप जो पंक्तियों वाले प्रश्न पूछ रही हैं उसके लिए खैर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, लेकिन उस किताब में, वो छोटी सी जो पुस्तक है ना, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, उसमें से भी बहुत बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। मैंने आपको समय समय पर जब पढ़ाया है तो वो बताया भी है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगी कि सबसे पहले आप वो पुस्तक पढ़ लीजिए, फिर ये जो पुराने पेपर हैं इनको बार बार देखिए। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल की कक्षा में, इसका आगे का देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा आप, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए जो छत्तीसगढ़ का दे रहे हो, चैनल से जुड़ें, और अगर हैं आप लोग वो भी दे रहे हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उनके लिए भी फिर अलग से मैं कुछ क्लासेस चलाऊं। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।